हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज क्लास 12th का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। तुम्हारी वैल्यू एडिशन ये चैप्टर करेगा, तुम्हारी वैल्यू में जो एडिशन है वो ये चैप्टर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये वाले जो टॉपिक्स है शुरू के वो एनसीईआरटी से ही पढ़े जाते हैं बिकॉज यू कांट राइट ऑल द थ्योरी इन योर नोटबुक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो पहले बोला गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है अ टोटल वेलबींग, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो। अ टोटल वेलबींग इन रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, लेकिन मेंटली वो फिट नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। अगर एक पर्सन मेंटली फिट है, सोशली फिट है, इमोशनली फिट है, बिहेवियरली फिट है, लेकिन फिजिकली फिट नहीं है, तब भी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहलाया जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से पढ़ना है। द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। इसका मतलब होता है हेल्दी। पहले लोग बोलते थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि अगर तुम फिजिकली फिट हो मतलब तुम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, अगर तुम्हारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं तो तुम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। लेकिन इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव निकाला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियरल हो, सोशल हो। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among themselves in all sex related aspect might called reproductively healthy। बोला एक ऐसा समाज जहां पर लोगों के पास नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, वो इमोशनली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली फिट है ना, सारे मैटर्स में, सारे सेक्स रिलेटेड मैटर्स में वो पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो ये डेफिनेशन दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। India was amongst the first country in the world to initiate action plans and programs at the national level। भारत एक सबसे पहला देश था जिसने इस मुद्दे पर आवाज उठाई, जिसने इस टॉपिक के बारे में वर्ल्ड वाइड डिस्कशन करने के लिए सोचा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेटरमेंट की जाए ताकि लोगों को बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या रिलीज किया, उन्होंने रिलीज किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। कब रिलीज किया, 1951 में, है ना। इसको अपनी कॉपी में एक जगह लिख लो, डेट 1951, और साथ में लिख लो फैमिली प्लानिंग। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री थी जिसने इस एक्टिविटी में, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ अच्छा करने का सोचा। तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को निकाला 1951 के अंदर और उसको पीरियोडिकली असेस किया, उसमें चेंजेस करे, उसमें बदलाव करे। कोई भी चीज, जब कोई भी प्रोग्राम इशू कराया जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं। तो इंडिया ने भी अपने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर बदलाव किए, इम्प्रूवमेंट की, और उसके बाद एक नया प्रोग्राम रिलीज किया जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH। फुल फॉर्म पूछ ले तो याद होनी चाहिए। तो क्या है, कौन सा प्रोग्राम रिलीज किया, उन्होंने रिलीज किया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। बोला कि जहां पे लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी गई, है ना, लोगों को पता ही नहीं है चीजों का, है ना, तो उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RCH का मेजर काम था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड कर पाए। अब क्या क्या अवेयरनेस क्रिएट करी, कैसे कैसे अवेयरनेस क्रिएट करी, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। आ जाओ। ये अवेयरनेस क्रिएट करी with the help of audio visual print media, governmental as well as the non governmental agencies to create awareness among people। audio visuals की मदद से
है ना, जैसे नुक्कड़ नाटक प्लेस कराए गए, है ना, जो नुक्कड़ नाटक प्लेस होते हैं ना जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंपॉर्टेंस को बताया गया, है ना। उसके बाद प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू इस टॉपिक के बारे में लोगों को बताया गया। तो इसमें गवर्नमेंटल एजेंसीज ने भी पार्टिसिपेट किया और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जिन्हें एनजीओस कहते हैं उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे जिनसे हम सीखते हैं, घर में किससे सीखते हैं? पेरेंट्स से, स्कूल में टीचर्स से, फ्रेंड्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं, रिलेटिव्स भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगला पॉइंट कि पेरेंट, तो क्या लिखा हुआ है, द पीपल, हाँ, पेरेंट, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स ऑल्सो हैड अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। बोला कि पेरेंट्स को, टीचर को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को अपना काम बखूबी निभाना चाहिए। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता, अगर किसी को नहीं पता कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एजुकेशन दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू द राइट एजुकेशन, ताकि तुम्हें पता लगे व्हाट आर द मिथ्स, क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें एक टैबू बना रखी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और तुम उसको जस्टिफाई कर पाओ, क्लैरिफाई कर पाओ। ठीक है, जैसे अब बोलते हैं कि एड्स है, अब एड्स के बारे में बोला जाता है कि एड्स मेयर बाय टचिंग, किसी को छू लो, किसी एड्स पर्सन को, तो तुम्हें एड्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एड्स ब्लड कांटेक्ट से फैलता है, फ्लूइड कांटेक्ट से फैलता है, टच करने से नहीं फैलता। तो ये तुम्हें कौन इंफॉर्मेशन देगा? या तो तुम्हारे पेरेंट्स, या तो टीचर्स, या तो क्लोज रिलेटिव्स, या तो तुम्हारे फ्रेंड्स। तो इन सब का भी योगदान होता है क्योंकि दे आर द वन जो तुम्हारी लाइफ में मेजोरिटीली तुम्हारे साथ रहते हैं। तो इनका काम है कि तुम्हें राइट इंफॉर्मेशन दे रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने बता दी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द यंग। बोला कि स्कूल्स के अंदर, है ना, अब तो क्लास 8th में तुम्हें पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, फिर 11th 12th में इफ यू ऑप्ट फॉर बायोलॉजी तो तुम्हें वहां पर भी पढ़ाया जाता है कि सेक्स एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स एजुकेशन। जितने भी इंडिया के अंदर क्राइम्स हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही है इंडिया के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन नहीं है इसलिए ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्कूल्स वगैरह में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि बच्चों को राइट इंफॉर्मेशन मिल पाए, है ना, वो मिथ और मिसकंसेप्शन से दूर रहे, है ना, उनको पता हो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। उनको पता चले कि एड्स एक टच करने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ठीक है, वो फ्लूइड कांटेक्ट से फैलती है। तो अगर उनको राइट इंफॉर्मेशन पता हो गई तो उस हिसाब से वो राइट स्टेप्स भी उठाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो राइट इंफॉर्मेशन देना पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उनको इन्फॉर्म करो कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, उनको सब बताओ। ठीक है, एडोलेसेंस एज ग्रुप के बारे में, जो प्यूबर्टी वाला टाइम पीरियड होता है ना, जो प्यूबर्टी टाइम पीरियड होता है, जब प्यूबर्टी हिट करती है, वो वाली चीज बच्चों को पता होनी चाहिए कि एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है, रिलेटेड उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, उनको सेफ और हाइजीनिक, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल यूज सैनिटरी नैपकिन्स, तो उनको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, उनके पास उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियों के बारे में भी पता होना, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, गोनोरिया, इन्फ्लुएंजा बोल दिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वॉट्स, इन सब के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स के बारे में पता होना चाहिए कि एड्स होता क्या है एक्चुअल में। would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively, है ना। अगर adolescent age group वाले बच्चों को इन सब चीजों के बारे में पता होगा तो उनकी आगे की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी, जो उनकी फर्दर लाइफ होगी, वो भी अच्छी होगी ना, उनको पूरी नॉलेज होगी, दे हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, है ना, ताकि वो राइट टाइम पर राइट स्टेप्स, राइट मेजर्स को कंसिडर कर पाए। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है आगे।
एडुकेटिंग पीपल स्पेशली द फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन द मैरिजेबल एज ग्रुप, है ना, सिर्फ एडोलेसेंट एज ग्रुप वाले बच्चों को एडुकेट करना नहीं, गांव वगैरह में जो मैरिजेबल एज ग्रुप में लड़कियां या लड़के होते हैं या फिर जो मैरिड कपल्स होते हैं जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको भी एडुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको भी एडुकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडुकेटिंग पीपल जो फर्टाइल कपल्स हैं उनको एडुकेट करना, है ना, जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है उनको एडुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताओ कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, गांव में 8-8 9-9 बच्चे, उनको जाके बताओ कि व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, व्हाट आर द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, है ना, उनको वो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, है ना, विमेन्स की पता है क्या होता है, यूजुअली विमेन का जो मोर्टालिटी रेट होता है, मतलब मातृ मृत्यु दर आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा होता है गांव वगैरह में। क्यों? क्योंकि आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो गांव के लोग होते हैं वो बच्चे का केयर करते हैं। दे फॉरगॉट कि मदर ने ही तो बच्चे को डिलीवर किया है, तो मदर की केयर भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर, है ना। अब कुछ ऐसी मदर्स होती है, अब क्या होता है कि आफ्टर डिलीवरी पोस्ट पार्टम इफेक्ट होता है, तो वो गांव वगैरह में तो पता ही नहीं है नाटक कर रही है, ये बोल देते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट नाटक, इट इज पोस्ट पार्टम इफेक्ट। तो उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आफ्टर डिलीवरी प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर की जाती है। उनको पता होना चाहिए कि आफ्टर डिलीवरी बच्चे की कैसे केयर की जाती है। ठीक है, तो केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स के बारे में उनको पता होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर, डिलीवरी के बाद की केयर, है ना, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर उनकी कैसे केयर करनी है। उनको मतलब अगर किसी फीमेल का बच्चा वीक है तो यू शुड गिव अ परफेक्ट बेड रेस्ट टू द फीमेल। ठीक है, ऐसा नहीं उसे काम ही कराए जा रहे हैं, काम करने से बच्चा हेल्दी होता है, नहीं। इफ द चाइल्ड इज वीक, the female should get a considerable amount of bed rest during pregnancy। ठीक है, अगला देखो, पोस्ट नेटल केयर, डिलीवरी की बाद की केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मदर की भी केयर उतनी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड की भी केयर। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, आजकल विमेन्स दे डोंट ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड बिकॉज दे थिंक द बॉडी पोस्चर विल गेट डिस्टर्ब्ड, बट नॉट, ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा हो तो वहां पे बताया जाता है कि कोलोस्ट्रोमिक मिल्क होता है जो कि इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में रिलीज होता है, जिसमें आईजीए एंटीबॉडीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए इनिशियल टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मेल एज वेल एज द फीमेल चाइल्ड, सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जो चीजें मेल को मिल रही है वही चीजें फीमेल को भी मिलनी चाहिए, है ना। और है ना, जो चीजें मेल को मिल रही है फीमेल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए दोनों की। पहले क्या करते थे, अब तो ये बैन हो गया भारत के अंदर, लेकिन पहले दे द विलेजर्स और द पीपल दे यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, एंड अगर वो फीमेल निकलती थी तो उसको मार देते थे। इट वॉज नॉट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो हर एक बच्चे को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, हर एक बच्चे को अपनी लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगला, एड्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रिंगिंग अप अ सोशली कंस्पिकुअस हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज। उनको बताओ कि छोटा परिवार खुश परिवार। ठीक है, बड़े बड़े देखो क्या होता है कि समटाइम्स विलेजर्स जो लोग होते हैं, जो गांव देहात में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमारा जितना बड़ा परिवार होगा, जितने ज्यादा हमारे पास बच्चे होंगे, उतना ज्यादा हमारा वंश आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा दे यूज टू केयर अबाउट आवर प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग। बट उनको ये समझ नहीं आता कि अगर तुम्हारे पास इतना बजट नहीं है, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम 8 9 7 6 बच्चों को पाल सकते हो, ठीक है, तो यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड ऑप्ट फॉर बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि अगर तुम 6 बच्चे कर लेते हो, 9 बच्चे कर लेते हो, 8 बच्चे कर लेते हो, वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो अनएम्प्लॉयड होंगे तो देश में पॉवर्टी बढ़ेगी। ठीक है, पॉपुलेशन तो वैसे ही इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पॉवर्टी भी बढ़ती है देश में। ठीक है, तो उनको बताओ कि एक डिजायर्ड फैमिली साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बच्चे मतलब यू हैव अ डिजायर्ड फैमिली साइज मीन्स one father, one mother and 2 kids. This is a desired family size.
ठीक है, आओ, अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। उनको बताओ कि अगर पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ती चली जाएगी तो देश में खाने की स्कैर्सिटी हो जाएगी, ठीक है, शेल्टर की जगह की स्कैर्सिटी हो जाएगी, ठीक है, तो उनको इन सब चीजों के बारे में तुम्हें अवेयर करना है। आगे देखो, सोशल इविल्स लाइक सेक्सुअल अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एक्सेट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में सेक्सुअल अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जैसे रेप्स, मॉलेस्टेशंस बहुत सारी हो रही हैं। तो ये है ड्यू टू लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। जब इंसान के पास सेक्स एजुकेशन नहीं होती तो वो ये सारे काम करता है। तो इसीलिए आई यूज टू से कि सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन, और इसीलिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिकॉज ये सब चीजें तुम्हारे पेरेंट्स, शायद इफ यू आर अ विलेजर, इफ योर पेरेंट्स आर नॉट दैट मच एडुकेटेड, वो नहीं बता सकते, लेकिन हम टीचर्स दे कैन टेल यू, है ना। तो इसीलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, need to be created to enable people to think and take up necessary step to prevent them and thereby build up a socially responsible, है ना। इसीलिए सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि हम इसको रोक पाए और हम एक सोशली हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड कर पाए, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने जितनी भी अभी तुम्हें चीजें बताई, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए तुम्हें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनो। फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान्स टू इनिशिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास जगह होनी चाहिए, तुम्हारे पास वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि हमें एक सेफ डिलीवरी करानी चाहिए, तो डिलीवरी के लिए तुम्हारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स भी तो होने चाहिए। गांव में हॉस्पिटल्स, बहुत छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स बनाओ विलेजेस में, ताकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि वो मदर की भी केयर कर पाए, मदर को भी प्रॉपर इलाज मिले, बच्चे को भी प्रॉपर इलाज मिले, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर ही नहीं है उसके अंदर, तो डॉक्टर्स को भी लेकर आओ, ठीक है। नर्सेस को, डॉक्टर्स को, वार्ड बॉयज को, इन सब की बहुत रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो हमें एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी चाहिए। मटेरियल सपोर्ट, हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर्स ले आए, वो इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, वो मशीन्स ही नहीं है, फॉर एग्जांपल ईसीजी मशीन नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन नहीं है, शुगर की मशीन नहीं है, तो क्या कर लोगे हॉस्पिटल बना के और डॉक्टर्स को लेके आके, ठीक है। तो तुम्हें मटेरियल सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, है ना, और क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems, है ना, ताकि हम लोगों को असिस्ट कर पाए, लोगों की मदद कर पाए टू डील विद द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी में मदर की केयर कर पाए, डिलीवरी के टाइम पर घर में ही डिलीवरी कर देते गांव वगैरह में, तो अगर हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, फैसिलिटीज बढ़िया होंगी, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिवोर्सेस, अबॉर्शंस के बारे में बता पाए। अबॉर्शंस जब एक फीमेल का जब अबॉर्शन होता है या फिर वो जब चाइल्ड को अबॉर्ट करती है, तो उसे एक सेट ऑफ रेस्ट, एक सेट ऑफ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। वो कौन बताएगा? वो हॉस्पिटल देगा मेडिसिन। वो कौन बताएगा? वो डॉक्टर्स बताएंगे। तो इसीलिए इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, पीसीओएस, पीसीओडी, एमेनोरिया, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में तुम्हारी कौन मदद करेगा? एक डॉक्टर मदद करेगा, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, ये तो रिपीट हो गया। यहां से आओ, ये वाला पॉइंट, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग। एक प्रोसेस हुआ गया था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के दौरान ये प्रोसेस इसीलिए कराया जाता था ताकि अगर बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जन्म से ही अगर उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसे हम डिटेक्ट कर ले। और क्योंकि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इस समाज में रहना, इस सोसाइटी में रहना उसके लिए मुश्किल होगा। तो इफ द फीमेल वांटेड टू अबॉर्ट द चाइल्ड, तो वो टाइमली अबॉर्ट कर ले,
ठीक है। बट लोगों ने, इंडिया के लोगों ने इसका भी गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था कि जेनेटिक डिसऑर्डर जब हम चेक करते तो फीटल के सेल्स को एनालाइज करते थे, तो सेल्स एनालाइज करने से तुम्हें क्रोमोसोम पैटर्न पता लग जाएगा, सेल का क्रोमोसोम पैटर्न पता लग जाएगा। कैन यू नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इसीलिए लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, बच्चे का जो जेंडर है वो पता लगाने की कोशिश करी। फीमेल होते तो फीमेल फीटिसाइड करा देते थे, मतलब फीमेल को मार देते थे। इंक्रीज्ड केसेस थे फीमेल फीटिसाइड के, वो कंट्री के अंदर बढ़ते ही जा रहे थे, तो उस पर स्टैट्यूटरी बैन लगाया। व्हाट इज स्टैट्यूटरी बैन? आधा बैन। मतलब अगर तुम्हारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाओगे, तो तुम्हें एमनियोसेंटेसिस की परमिशन है, ताकि तुम अपने चाइल्ड का जेनेटिक डिसऑर्डर चेक कर पाओ। लेकिन अगर तुम्हें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो काम करना है तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज बैंड इन इंडिया। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस बता रही हूँ। एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कैसे की जाती है, आई एम टेलिंग यू। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन जिसे बोलते हैं, बच्चा पैदा हुआ उसके प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारियां लग जाएंगी नहीं तो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कहाँ ही इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर वैक्सीनेशन ऑफ द चाइल्ड। अब पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? फीटस जब डेवलप करता है तो वो अपने चारों तरफ एक थैली बना लेता है, जैसे वाटर बैग बोलते हैं, है ना, उसे क्या बोलते हैं? उस थैली के अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर बच्चा होता है। वो एमनियोटिक फ्लूइड एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। जब मदर हिलती है ना, तो वो बच्चा भी हिलता है, तो उसको शॉक ना लगे और झटका ना लगे, इसीलिए वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जब बच्चा 14 टू 16 मंथ्स, आई थिंक 14 टू 16 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, बच्चा क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अपने कुछ फीटल सेल्स को रिलीज करता है। डॉक्टर सिरिंज मारते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, फीटल सेल्स को निकाल लेते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से उनको पता लग पाता है, क्रोमोसोम पैटर्न का पता लग पाता है, ताकि वो बता पाए कि बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। अब यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, देखो। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स। उनके सेल्स को एनालाइज करते हैं, डिसॉल्व सब्सटेंसेस को। द प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट। इसको यूज किया जाता था ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा पाए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक आई एम रिमेम्बरिंग, क्लेफ्ट पैलेट को क्या तुम एमनियोसेंटेसिस की मदद से पता लगा सकते हो? नो, क्लेफ्ट पैलेट इज नॉट अ डाउन। क्लेफ्ट पैलेट मतलब ये बीच में से होठ फट जाना, ये दो ऐसे पार्टीशन हो जाना होठ के, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट। तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो उसको तुम एमनियोसेंटेसिस से नहीं पता लगा पाओगे। अगला देखो, research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental as well as non-governmental agencies। ये जो रिसर्च चलती रही, इसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, एज वेल एज एनजीओ वगैरह ने भी सपोर्ट किया, समर्थन किया इसका। ठीक है, और एक पिल बनी, इस पिल का नाम था सहेली। सहेली एक ओरल नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, जो कि फीमेल के लिए थी। फीमेल के लिए एक ओरल नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको डेवलप करा था सीडीआरआई लखनऊ ने, है ना। सीडीआरआई लखनऊ, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने इसे डेवलप किया था। हाँ, तो अभी तक हमने सहेली के बारे में पढ़ा कि एक नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है। ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है सेंट क्रोमेन। ठीक है, ये सेंट क्रोमेन नाम का केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये इसको बेनिफिशियल पिल बनाता है, और इसको डेवलप किसने किया था? सीडीआरआई लखनऊ ने। अब ये लास्ट लाइंस कुछ पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। कहाँ है? हाँ, बेटर अवेयरनेस बोला, इतनी अच्छी अवेयरनेस फैलाई। ठीक है, इतनी सारी मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हुई। ठीक है, गांव देहात में भी अच्छे खासे हॉस्पिटल्स बनाए जिसके अंदर मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हुई। उसके बाद पोस्ट नेटल, मदर की बहुत अच्छे से केयर की गई डिलीवरी के बाद, जिसकी वजह से मटर्नल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब मात मृत्यु दर एंड शिशु मृत्यु दर, ये जो रेट था ये भी खत्म हो गया, है ना। नंबर ऑफ कपल्स बढ़ गए जिनके पास स्मॉल फैमिलीज थी। बेटर डिटेक्शन, क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ? एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्ड हो गई। इतना समझ आ गया तुम्हें,
है ना, इतना समझ आ गया अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यही तक है। कल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कल बोल रही हूँ। अब मेरा एनिमल किंगडम का आई थिंक जो 11th क्लास के बच्चे हैं, मैं बता देती हूँ उनके लिए एनिमल किंगडम के 2 पार्ट आ चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा अभी जाके देख लें। और तीसरा पार्ट आज कल में अपलोड हो जाएगा। ये वाला पार्ट अपलोड में ये वाला पार्ट तो अब हो गया, ये वाला करा देंगे भी। और जो अब इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन वाला जो पैराग्राफ दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, और जो तुम्हारे वो है, क्या बोलते हैं, तुम्हारे जो डिवाइसेस हैं, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, उनके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर एमटीपी, एसटीडी और इनफर्टिलिटी को एक में कवर करके चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आज का लेक्चर अगर समझ आया हो तो अगर समझ आएगा तो कमेंट्स में लिख देना, है ना। पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से, स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ्स की एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है और कुछ नहीं पढ़ना होता। ठीक है, एक बार इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना जितना पढ़ा है, ठीक है, ताकि तुम्हें बेटर क्लैरिटी हो। Okay, so thank you so much for watching and bye bye.